वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आ जाओ 10 साइंस 2 का थर्ड जो हमारा लेसन चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2, उस चैप्टर का अगला हिस्सा सीखेंगे जो कि स्टार्ट होता है हमारा पेज नंबर 30 से। अब इसमें डू यू नो में देख लो हमें क्या दिया है। तो आपको मैंने पिछले बार का जो हमारा पार्ट था उसमें XY ऐसे क्रोमोसोम पेयर होती है। यहाँ पर देख लो ये बताया था कि मेन में XY होते हैं सेक्स क्रोमोसोम और वुमेन में XX। अब इसका रिलेशन कहाँ पर है, इसका इफेक्ट कहाँ पर है, वो आपको आज बताने वाला हूँ। तो देख लो क्या है। द क्रोमोसोम अंडर नंबर इन द जर्म सेल प्रोड्यूसिंग द गैमेट इज डाइप्लॉइड, दैट इज 2n। डाइप्लॉइड यानी कि 2 गुना होना। अब गैमेट में क्या हो जाएगा, तो 2 गुना, यानी कि ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं क्रोमोसोम। तो अगर ऐसा होता है माँ के पास से और उसके पिता के पास से कितने आ गए, 46 क्रोमोसोम आ गए। उसमें एक वाले में कितना होता है देख लो, 23 पेयर्स होती है, उसमें से 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होती है और जो 1 पेयर होती है वो होती है सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिसाइड करता है, लड़की होगी या लड़का। दैट इज, अब देख लो 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। अगर मेन की बात लेते हैं तो 44 प्लस XY रहेगा 44X 45Y 46 ऐसे, और 46 क्रोमोसोम हो गए। अगर हम फीमेल की बात लेते हैं तो 44 ऑटोजोम्स, 2 सेक्स क्रोमोसोम, XX 46 हो गए। दिस जर्म सेल डिवाइड बाय मेयोसिस, मेयोसिस से डिवीजन होता है और उसका 44XX का क्या बन जाएगा, 22X, और वापिस यहाँ पर वही बन जाएगा ना, इसका 44XX का क्या बन जाएगा, 22 प्लस एक्स, नहीं तो 22 प्लस एक्स, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन नहीं दिया। मगर जब बात आती है मेल पेरेंट की, दैट इज जो स्पर्म प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका क्या बन जाएगा, पहला पेरेंट 44 को हम डिवाइड करते हैं 22 और XY, एक तो पेयर X के साथ चली जाएगी, नहीं तो पेयर Y के साथ चली जाएगी। Gamete contain only haploid n number of pairs, that is 22X or 22 plus Y. 2 types of sperm are produced. इससे क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन से 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म तैयार होता है। एक में 22 प्लस X होता है, दूसरे में 22 प्लस Y होता है। मगर वहीं पर ओ साइड की बात करते हैं हम, जो कि फीमेल में होता है, तो वो सिर्फ एक टाइप के स्पर्म प्रोडक्शन कर सकते हैं 22 प्लस X, यानी कि लेडीज के पास कोई भी वेरिएशन नहीं है, सिर्फ मेल पेरेंट के पास वेरिएशन है 22 प्लस X 22 प्लस Y। Both sperm and oocytes are produced by meiosis. In the case of sperm process, the meiotic division is complete before the sperm leave the male reproductive tract. अब जो स्पर्म की बात आती है, तो जो म्यूटिक डिवीजन होता है वो कहाँ पर होता है, उसका स्पर्म लीव मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि पेनिस से बाहर आने के पहले उसका मैचुरेशन हो जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ oocyte, मगर oocyte की बात लेते हैं तो प्रोसेस ऑफ म्यूटिक डिवीजन, म्यूटिक का जो जीवित डिवीजन होता है oocyte का, कंप्लीट आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट, ओविडक्ट में जब फर्टिलाइज होता है। अब इस पूरे हिस्से से हमें क्या मालूम होगा, तो 22 प्लस X आ गया और फीमेल से भी 22 प्लस X आ गया, तो क्या बन जाएगा 44 प्लस XX, और डबल X रहेगा तो गर्ल चाइल्ड होगा। मगर वहीं पर अगर माँ का तो वेरिएशन नहीं है तो 22X प्लस X ही आएगा, मगर अगर उसके पिता से 22 प्लस Y एक कॉम्बिनेशन आ गया है तो XY बन जाएगा 22 प्लस 22 44, Y प्लस XY, तो वहां पर मेल ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाएगा, यानी कि बॉय तैयार हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर्स पैराग्राफ से हमें मालूम हो गया कि जो सेक्स डिटरमाइन करता है ऑफस्प्रिंग का वो होता है पिता, यानी कि उसके वेरिएशन के ऊपर लड़का होगी या लड़का होगा, ये हमें पता चलता है। डेवलपमेंट एंड बर्थ, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद
ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट, चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसी होती है देख लो। द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ये देख लो, एम्ब्रियो का रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। मीनवाइल इट इज पुश टुवर्ड द यूटेरस, और वो एम्ब्रियो यूटेरस की तरफ जाता है, गर्भाशय की तरफ। वंस इट रीचेज द यूटेरस इट इज इम्प्लांटेड, उसका इम्प्लांटेशन होता है। फर्दर डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर इम्प्लॉयमेंट, और इस एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट ये देख लो, यहां से 4 वीक से 36 वीक तक उसकी ग्रोथ होती है, यानी कि अबाउट 9 मंथ्स। एन ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा इज फॉर्म फॉर द सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल ड्यूरिंग द ग्रोथ इन यूटेरस। जब इस एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है तो प्लेसेंटा की मदद से, जैसे कि प्लेसेंटा या क्या है, एक ऑर्गन जो है, जो मदर का फूड आइटम्स, उसके न्यूट्रिएंट्स इस एम्ब्रियो को पहुंचाता है, जिसे हम नाल बोलते हैं, नाल। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली विद इन 9 मंथ्स। और ह्यूमन बीइंग में कितने मंथ्स में एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट होती है? 9 महीने तक अप्रोक्सीमेटली पीरियड लगता है एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट होने के लिए। देन द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल हैव अ बॉय और अ गर्ल। ये हमें मालूम हो गया, क्योंकि मैन के पास ही वेरिएशन है, एक्स वाई नहीं तो एक्स वाई वेरिएशन किसके पास है? मैन के पास। तो वही डिसाइड कर सकता है, यानी कि वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का हो गया लड़की। ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन मैन कॉन्ट्रीब्यूट आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। मैन क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है? एक्स कर सकता है, नहीं तो वाई कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन में। मगर फीमेल ट्रांसफर ओनली एक्स, उसके पास वेरिएशन ही नहीं, वो सिर्फ एक्स खुद से एक्स क्रोमोसोम पास कर सकती है। At the time of fertilization, if X chromosome comes from the male, the child would be girl, and Y chromosome आ गया मेल्स के पास से तो बॉय हो जाएगा। ये हमने ऊपर देखा था। Thinking of this, is this right to consider the mother responsible for a girl child? तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्या, अगर लड़की होती है तो माँ की वजह से होती है? नहीं। पुराने जमाने में और आज भी कई बार जगह पर लड़की होती है तो उसके लिए माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। जो सेक्स डिटरमाइन करेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो मेल पेरेंट होता है। देन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देख लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड दोज चेंजेस रिपीट एट इंटरवल ऑफ 20 to 30 डेज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ओविडक्ट, ओवरी, ओविडक्ट, देन यूटेरस, वजाइना, तो इसमें क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं लगभग 28 से 30 दिनों बाद रिपीटेडली। These repetitive changes are called as a menstrual cycle, और इसी रिपीटेटिव चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है और कंट्रोल बाय 4 हार्मोन्स। कौन से 4 हार्मोन्स है? तो FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन से 4 हार्मोन्स है हमारा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, and estrogen, progesterone. One of the several follicles in the ovary start to develop. तो पहले इसकी साइकिल की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो जितने सारे फॉलिकल्स है उनमें से एक फॉलिकल डेवलप होना चालू होता है along with the oocyte present in it. फॉलिकल में जो oocyte है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, वैसे ही फॉलिकल की भी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और किस वजह से होगा उसकी डेवलपमेंट? फॉलिकल की डेवलपमेंट किसके कारण होगी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। दिस डेवलपमेंट फॉलिकल सिक्रेट एस्ट्रोजन, और जब फॉलिकल डेवलप होना चालू होता है तभी एस्ट्रोजन भी सिक्रेशन चालू होता है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप, और इसके कारण एंडोमेट्रियम तैयार होता है अगर आपकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो। नहीं तो रीजनरेट यानी कि वापस तैयार होना ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल, सेकेंड थर्ड साइकिल में, और रीजनरेट वापस से तैयार होना है। नहीं तो फर्स्ट साइकिल रहेगी तो एंडोमेट्रियम न्यूली डेवलप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रेशन, जब एस्ट्रोजन की स्टार्ट होती है तो उसका इफेक्ट क्या बन जाता है?
तो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, यानी कि यूटेरस के अंदर एक लेयर तैयार हो जाता है। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, और इसी दरमियान जो फॉलिकल अपनी पूरी तरीके से ग्रोथ कर लेता है, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच, और फॉलिकल क्या होता है, बर्स्ट होता है एलएच की मदद से, यानी कि एलएच के कारण, और फॉलिकल में जो oocyte होता है वो रिलीज किया जाता है। फॉलिकल में कौन होगा, oocyte, वो रिलीज किया जाता है। इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी कि जब फॉलिकल बर्स्ट होता है एलएच की मदद से तो oocyte रिलीज किया जाता है ओविडक्ट के बारे में, ओविडक्ट में, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो बचे हुए हैं बर्स्ट फॉलिकल के बचे हुए टिश्यू होते हैं वो क्या तैयार करते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटम तैयार करते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटम जब तैयार होता है तो वो स्टार्ट करता है टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन होने के बाद का हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी तक क्या हो गया देख लो, एफएसएच से फॉलिकल डेवलपमेंट चालू हो गया। फॉलिकल डेवलपमेंट एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करेगा, नहीं तो डेवलपमेंट करेगा, और मीनवाइल पूरे फॉलिकल की डेवलपमेंट हो जाएगी, बस्ट किया जाएगा एलएच की मदद से। और आगे क्या होता है, तो जो बचे हुए टिश्यू होते हैं उससे कॉर्पस ल्यूटम तैयार होता है। कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट करता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड सीक्रेट देयर सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट क्या बन जाता है, तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड अपनी सिक्रीशन स्टार्ट करता है। अभी ऐसा एंडोमेट्रियम जो तैयार होता है सिक्रीशन वाला, वो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए रेडी होता है, यानी कि जब हम कॉपुलेशन करेंगे तो यहाँ पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करने के लायक यहाँ पर स्थिति बनी हुई होती है। तो अब एक प्रोसेस पूरी पढ़ लेते हैं, देख लो, ये फिगर आपको आ सकता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीशन होगा, कौन से, तो एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो अलग अलग स्टेजेस दिखाई दे हैं, जो रेड वाली है वो क्या है, एलएच की, और एफएसएच की ब्लू वाली। चेंजेस इन द ओवरी, ओवरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान कौन कौन से चेंजेस होते हैं, फ्रॉम फर्स्ट डे टू 28 डे। तो देख लो यूटेरस के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर। ए है फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया, स्टिमुलेशन के बाद बस्ट हो जाएगा, बस्ट होने के बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा। बचे हुए टिश्यू से कॉर्पस ल्यूटम तैयार होता है, कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव होता है, और अगर प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव होता है तो ऐसा एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए तैयार होता है। चेंजेस इन द यूटेरस दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर एक लेयर तैयार हुआ है, और ये जो है यानी कि रिलीज किया जा रहा है ये लेयर, क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वापिस इस दरमियान वापिस वो लेयर तैयार किया जाता है एंडोमेट्रियम का। देन अगर फर्टाइल नहीं हुआ तो अगेन वो रिलीज किया जाएगा। तो इसमें क्या है, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टू फोर्थ डे, 5 to 13 डे, 13 to 14 डे, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, अगेन रीजनरेट होता है एंडोमेट्रियम। ओव्यूलेशन पीरियड 14 डे से 17 डे 16 डे तक, और पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम 16 to 28 तक। देन अब यहाँ तो एंडोमेट्रियम हमारा तैयार हुआ है एम्ब्रियो के लिए। वापिस क्या होता है, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज इन विद इन 24 आवर्स, अगर एक पूरे दिन में 24 आवर्स में oocyte फर्टाइल नहीं हुआ स्पर्म की मदद से, कॉर्पस ल्यूटम बिकम इनएक्टिव, कॉर्पस ल्यूटम इनएक्टिव होता है और उसका बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, उसका कन्वर्जन किस में किया जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में। ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप कंप्लीटली, जब कॉर्पस ल्यूटम बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कंप्लीटली बंद होता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट, जो एंडोमेट्रियम का लेयर तैयार हुआ है वो डीजनरेट करना
इन absence ऑफ दिस टू हार्मोन्स, यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जब खत्म होता है, बंद होता है, तो एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डिजनरेट. टिश्यूज ऑफ डिजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्टेड आउट थ्रू द वजाइना. और जो एंडोमेट्रियम लेयर के टिश्यूज होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो कि रिलीज आउट ओवरी से आया था, वो वजाइना थ्रू डिस्कार्ड रिलीज आउट किया जाता है हमारे शरीर से. दिस इज अकम्पनीड विद कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. ब्लीडिंग कंटिन्यूस approximately for 5 days. This is called as a menstruation. और जो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है 5 दिनों तक, उसे हम menstruation कहते हैं. Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. यानी कि जब तक एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता, oocyte फर्टिलाइज नहीं होता और उसके बाद उसका एम्ब्रियो नहीं बनता, तब तक एक menstruation साइकिल हर एक मंथ में रिपीट होती है. मगर इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, मगर अब ऐसा हुआ कि एम्ब्रियो तैयार हो चुका है, तो क्या बन जाएगा, इम्प्लांट हो चुका है, तो दिस रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्पररी स्टॉप टिल द पैर्टुरेशन एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तो इस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी टेम्पररी के लिए, जब तक पैर्टुरेशन नहीं होता और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक के पीरियड के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है. Menstrual cycle is a natural process and women experience severe pains during this period. और इस पीरियड के दरमियान उन्हें बहुत ही तकलीफ पेन होता है. सीवियर वीकनेस इज फेल्ट वीकनेस आता है ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण. देयर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग द ओरल पीरियड. और इस टाइम पीरियड के दरमियान हाईली पॉसिबिलिटी होती है कि नियर बाय वजाइना के यहाँ इन्फेक्शन हो सके. ड्यू टू सच ऑल रीजन देयर इज नीड ऑफ रेस्ट. और इन सभी रीजन के लिए हमें क्या करना है, तो नीड ऑफ रेस्ट जरूरी होती है विद स्पेशल पर्सनल हाइजीन. और पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना होता है. तो यहाँ तक जो आपका आज का लेक्चर था वो खत्म होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम रिप्रोडक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है वो सब देखेंगे. तो आशा करता हूँ आज का जो हमारा लेक्चर था वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.